नमो नमः प्रियछात्राः संस्कृतस्य व्याकरणभागस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। छात्राः, गतदिवसे अस्माभिः पठितं समासः कः। हमने पढ़ा कि समास क्या होता है, विग्रह क्या होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो समस्त पद क्या होता है, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। आज हम समास के भागों में प्रथम भाग जो अव्यय भाव समास है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो शुभस्य शीघ्रम प्रारंभम कुर्मः। अव्यय भाव समासः। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समासः, यानी कि पूर्व पद प्रधान जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, जैसे अगर हम देखें कि पूर्व पद प्रधान क्या है और उत्तर पद प्रधान क्या है, ठीक है, तो ये हम अभी देखेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में कल हमने चर्चा की थी। जैसे देश भक्तम हमने पढ़ा, तो देशस्य भक्तम, तो देश यहाँ पर पूर्व पद हो गया, भक्तम यहाँ पर उत्तर पद हो गया। ठीक है, आगे कहते हैं कि यस्मिन् समासे पूर्व पदस्य प्रधानता भवति शब्द अव्ययी भाव समासः भवति, यानी कि जिस समास में पूर्व पद की, जिस समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद के अनुसार ही क्या होते हैं, उसका विग्रह होता है, वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा विद्यालयस्य समीपम लिखा है ना, विद्यालय के समीप, उपविद्यालयम, विद्यालयस्य समीपम उपविद्यालयम, तो उप यहाँ पर समस्त पद क्या बना है, उप। ठीक है, तो उप का अर्थ क्या है, समीप। ठीक है, तो उपविद्यालयम, तो इसलिए विद्यालय शब्द की हमने जो शब्द होगा, विद्यालय शब्द की हमने क्या कर दी, द्वितीय विभक्ति कर दी, और उप का अर्थ हमने समीप में ले लिया। और उसकी जब हम विग्रह करेंगे तो विद्यालयस्य समीपम उपविद्यालयम, ग्रामस्य समीपम उपग्रामम। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अब प्रत्येक अव्यय पद में जितने अव्यय पद हैं, ठीक है, उनके अर्थों को समझेंगे। ठीक है, जैसे अव्यय भाव समास में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, अव्यय हैं, ठीक है, यानी कि जो पहले लगते हैं, उपसर्ग हैं, ठीक, उनसे बनने वाले जो पद होते हैं उनके क्या क्या अर्थ होते हैं। जैसे अव्यय भाव समासः विभक्त्यादर्थेषु भवति। ठीक, कानिचन उदाहरणानि, तो विभक्ति आदि के अर्थों में होते हैं, यानी कि अलग अलग शब्दों के, उपसर्गों के, अव्ययों के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, अलग अलग विभक्ति के सहित होते हैं। तो जैसे समीपार्थे उप अव्ययम भवति, यानी कि समीप के अर्थ को बताने के लिए उप अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जब अव्यय उप का प्रयोग किया जाए, जहाँ भी उप आए, उपग्रामम, उपवृक्षम, उपनगरम, ठीक है, उपविद्यालयम, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो अपना पाद वाला शब्द है, उप के बाद जो उत्तर पद है, उत्तर पद की षष्ठी विभक्ति करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हमने यहाँ पर उपवृक्षम का क्या बनाया, विग्रह, वृक्षस्य समीपम, वृक्ष के समीप उपवृक्षम। ठीक है, उप का अर्थ यहाँ पर समीप। ठीक, अभावार्थे, यानी कि जहाँ हम अभाव की बात करते हैं, कमी की बात करते हैं, वहाँ हम निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बनाया निर्जलम, तो वहाँ भी क्या करेंगे, विभक्ति का जो बाद वाला उत्तर पद है, उत्तर पद की षष्ठी विभक्ति करेंगे। ठीक है, तो जलस्य अभावः निर्जलम। ठीक है, ऐसे ही जनस्य अभावः निर्जनम। ठीक, ऐसे ही मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। ठीक है, मक्खियों का अभाव। तो इसलिए जहाँ पर हम अभाव वाली बात करेंगे और निरुपसर्ग वाले शब्दों को देखेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे, बाद वाला जो उत्तर पद है उस शब्द की षष्ठी विभक्ति करेंगे, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, निर्धनम, धनस्य अभावः निर्धनम। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। योग्यतार्थे अनुपसर्ग, यानी कि योग्यता बताने के लिए, उसके योग्य है कि नहीं है, ठीक है, इस बात को बताने के लिए अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे और बाद वाले उत्तर पद की यहाँ भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम। आप ये सोच रहे होंगे कि वृक्ष का था तो वृक्षम कैसे बना, तो इसमें एक नियम है कि यदि
और आ, यानी कि जो मूल शब्द है संज्ञा शब्द, एक हो गया अव्यय पद हो गया, दूसरा संज्ञा शब्द हो गया, दो शब्दों से मिलकर के एक अव्यय पद बनता है, अव्ययभाव समास पद बनता है। ठीक है, तो यदि उत्तर पद का जो संज्ञा पद है उसमें यदि अ या आ आए, ठीक है, तो अ या आ आए तो उसका अम हो जाता है। ठीक है, तो जब समस्त पद बनेगा तो अम हो जाएगा। जैसे वृक्ष था, ठीक है, तो उसका वृक्षम बन गया। जल था, जल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है तो निर्जलम बन गया। रूप शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है तो भी अनुरूपम बना। ठीक है, प्रतिदिनम। अब आते वीप्सार्थे प्रति, यानी कि जब बारंबारता की बात करते हैं, एक ही चीज की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें हम प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम, इसमें द्वितीया और सप्तमी दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिने दिने प्रति भी हो सकता है, दिनम दिनम प्रति भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। ठीक, आगे शब्द है सहितार्थे, यानी कि साथ के योग में सह शब्द का अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा चित्रेण सहितम, तो सचित्रम। ठीक है, चित्र शब्द भी क्या है, त्रम अ है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए त्रम। ठीक है, अम हुआ। तो चित्रेण सहितम, यहाँ ये ध्यान रखना, सह के योग में हमने कारक में पढ़ा था कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर चित्रेण सहितम सचित्रम, बलेन सहितम सबलम। ठीक है, धनेन सहितम सधनम। ठीक है, मित्रेण सहितम समित्रम। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, सहितार्थे सहयोगे। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति लगेगी उसमें। ठीक है, जब हम उसका विग्रह करेंगे। पदार्थ निवृत्त्यर्थे यथा, यानी कि जैसे हमने कहा यथाशक्तिम। ठीक है, यथाशक्ति कहा, अब ये शक्ति शब्द है, शक्ति इकारांत शब्द है, जैसे मति शब्द है ऐसे ही शक्ति शब्द है। तो इसमें क्या करना है, शक्तिम करके, यानी कि जो मूल शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति करेंगे पहले, और उसके बाद यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य शब्द जोड़ेंगे। ठीक है, यथा शक्तिम, तो शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति। ठीक, इसमें क्या है, रूल ये है कि यदि इकारांत शब्द है उत्तर पद में अंत में, जैसे अकारांत था और या आया था, यदि ई आता है तो उसका जो विसर्ग होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों शब्द बनते हैं, शक्तिम भी बनता है और शक्ति भी बनता है, लेकिन शक्ति ही नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यथा शक्ति, यथेच्छा। ठीक है, यथेच्छाम भी बनता है, यथेच्छा भी बनता है, यथेच्छा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति। आगे चलते हैं। तो यानी कि यथा का मतलब है जितना। ठीक है, यथाशक्ति, यथेच्छा, जितनी इच्छा है। ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग इसमें होता है। ठीक, मर्यादार्थे आ उपसर्ग, आ मुक्ते है, आ मुक्ति। ठीक है, आ हिमालयात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आ हिमालयम, आ हिमालय। ठीक, इस प्रकार का इसका प्रयोग होगा। आगे पश्चातार्थे को, अनुपसर्ग के दो अर्थ हैं, एक है पश्चातार्थ, एक है योग्य अर्थ। जहाँ योग्य की बात करेंगे, जैसे अनुगुणम, तो गुणस्य योग्यम, गुणानाम योग्यम वा, यानी गुणों के योग्य। जहाँ योग्य वाले शब्द होंगे, गुणात्मक क्वालिटी वाले शब्द की बात करेंगे, वहाँ पर योग्य अर्थ लेंगे। अन्यथा सभी जगह अनु का यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग क्या होगा, पश्चात अर्थ में होगा। ठीक है, जैसे रथस्य पश्चात अनुरथम। ठीक है, गमनस्य पश्चात अनुगमनम। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। आगे है अभि मुख्यार्थे। ठीक है, अभि मतलब, ठीक है, मुख्य अर्थ को देने के लिए अग्रिम अभि क्या होगा, अभ्यग्नि, अग्निम अभि अभ्यग्नि। ठीक, ऐसे ही मात्रार्थे प्रति। ठीक है, शाकस्य प्रति, शाक प्रति। ठीक, अब ये दो शब्द हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो महत्वपूर्ण है, जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, आपको बताऊं, समीपार्थे है, अभावार्थ है, योग्यतार्थ है, वीप्सार्थ है, सहितार्थ है, पदार्थ निवृत्तार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति अनतिक्रम्य, इच्छा अनतिक्रम्य। ठीक है, द्वितीय विभक्ति के साथ होगा, और अनुपसर्ग। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, बाकी आप औरों को भी पढ़ सकते हैं। प्रति उपसर्ग है। ठीक है, तो ये सारे उपसर्ग के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब इनका कुछ अभ्यास देखते हैं। अधुना एतानि पदानि पश्यामः, जो हमने ऊपर पढ़े उसको हम पढ़ेंगे।
तो विद्यालयस्य समीपम षष्ठी विभक्ति करी उपविद्यालयम शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति एकम एकम प्रति प्रत्येकम। ठीक है, प्रति योग जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन के हिसाब से ही आप देखेंगे कि प्रत्येकम में जहाँ पर ऑप्शन अगर है प्रति एकम एकम प्रति तो उसी को सही करेंगे। एतेषां प्रयोगः समीप पदार्थानतिवृत्ति विप्सार्थे अर्थेषु भवति। ठीक है, इन सब का प्रयोग क्या होता है, पदार्थ निवृत्ति विप्सार्थे, अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। अधुना उदाहरणम अनुसृत्य अव्ययीभाव समासस्य समस्त पदानि लिखामः। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अव्ययीभाव समास के बारे में जानने योग्य हैं कि अव्ययीभाव समास से पूर्व पदम महत्वपूर्णम भवति। ठीक है, तो पूर्व पद यहाँ पर क्या होता है, अव्यय होता है, तो पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक, तो पूर्व पद हमने बताए थे कि एक उत्तर पूर्व पद होता है जो जैसे देश भक्तम बोला तो देश भक्तम में जो देश शब्द है वो पूर्व पद है, भक्तम वहाँ पर उत्तर पद है। उपराजम है, ठीक है, उपराजम राज्ञः समीपम। ठीक है, तो उप वहाँ पर क्या है, जो समस्त पद में उप है वो महत्वपूर्ण है, अव्यय है, उसी के आधार पर हम समीप अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्व पद यहाँ पर प्रधान होता है, यानी कि अव्यय पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्यय भाव समासस्य समस्त पदम अव्ययम भवति। अब देखो उप यहाँ पर अव्यय है लेकिन राज शब्द अव्यय नहीं है। ठीक है, राज शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है अलग अलग लिखने पर, लेकिन जब वो एक साथ आ जाते हैं समस्त पद बन जाते हैं, उपराजम, प्रतिदिनम, प्रत्येकम, तो ये सारे शब्द फिर क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि अव्यय पद का कोई लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम प्रत्येक शब्द का जो प्रत्येकम शब्द है उसको किसी भी विभक्ति के साथ लगाएंगे तो प्रत्येकम बालकः, प्रत्येकम बालकस्य, प्रत्येकम छात्रेण, ठीक है, सभी जगह प्रत्येकम का एक ही जैसा प्रयोग होता है। ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि वो अव्यय पद है। ठीक है, अव्यय भाव समास होने के कारण से। आगे कहते हैं अव्यय भाव समासस्य समस्त पदस्य अन्ते यदि अकारः आकारः वा भवति तर्हि अकारस्य आकारस्य स्थाने अम इति भवति। जैसे कि मैंने बताया कि अव्यय भाव समास में यदि समस्त पद का अंतिम पद यदि क्या हो, अकार या आकार हो, जैसे वृक्ष, विद्या, ठीक है, तो ऐसे शब्दों में क्या होगा कि अकार और आकार के स्थान पर अम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण दिया उसने उपधन वृक्ष, ठीक है, तो उपवृक्षम बन गया, जैसे इसका बनेगा क्या, उप और वृक्ष था। ठीक है, लेकिन यहाँ बनेगा क्या, उपवृक्षम। कारण क्या है कि वृक्ष से समीपम, उप वृक्ष शब्द में अ है, इसी वजह से जब हम समस्त पद करेंगे तो उसका उपवृक्षम, उपनगरम, ठीक, उपनदम, नद्याः समीपम भी कहेंगे तब भी वही होगा। ठीक है, उपनदम, तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, उप यहाँ की जहाँ भी उप उपसर्ग आएगा, अब ये मान के चलिए कि अम लास्ट में बनेगा उसका। उपगंगम, गंगा है, उपगंगम बन गया। ठीक है, आ है तो उपगंगम। अधुना उदाहरणम अनुसृत्य अव्ययभाव समासस्य समस्त पदानि लिखामः। ठीक है, अब दीर्घ इकारांत स्थाने ह्रस्व इकारः भवति। एक और दूसरा नियम है कि यदि हम अव्ययभाव समास पढ़ रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं तो दीर्घ इकार वाले शब्द जैसे नदी, लक्ष्मी, द्रोणी, ठीक है, तो देवी, ऐसे शब्दों का क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास करते समय जब हम समस्त पद लिखते हैं, समास लिखते हैं, तो उसकी छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे उपनदी था तो उपनदी, नद्याः समीपम उपनदी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यथा समस्त पदस्य अन्ते विसर्ग सहित ह्रस्व इकारः भवति, जैसे मतिः, शक्तिः, तदा विसर्गस्य लोपः भवति, तब वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्तिः। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या था, विसर्ग था, लेकिन यथा विसर्ग का लोप हो गया तो इसलिए यथा शक्ति बनेगा। ठीक, अनतिक्रम में यथा के साथ जुड़ेगा, यह ध्यान रखना। आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वृक्षस्य समीपम, तो समीप अर्थ में उपसर्ग होता है तो इसलिए उपवृक्षम। ठीक है, समय अनतिक्रम्य यथा समयम। ग्रामे ग्रामे प्रति प्रतिग्रामम, मैंने बताया था ना कि प्रति के उपसर्ग के प्रति उपसर्ग लगा हुआ, प्रति अव्यय लगा होगा तो उसके साथ दो विभक्तियां लग सकती है। ग्रामम ग्रामम प्रति भी हो सकता है, ग्रामे ग्रामे प्रति हो सकता है। ठीक है, एकम एकम प्रति प्रत्येकम। ठीक, चित्रेण सहितम सचित्रम, सहितार्थे हो गया। समीपार्थे गंगायाः समीपम उपगंगम। रूपस्य योग्यम
हाँ, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ठीक है। और दिने दिने प्रति प्रतिदिनम, ठीक, प्रतिग्रामम जैसे हुआ वैसे ही। तो दोनों ही अर्थों में तो प्रति का उपसर्ग का हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और देखते हैं उदाहरण। जलस्य अभावः निर्जलम, ठीक है, जल में अ है इसलिए यहाँ पर निर्जलम। अंकुशस्य अभावः निरंकुशम, ठीक है। विघ्नस्य अभावः निर्विघ्नम, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ठीक है। तो रथस्य पश्चात अनुरथम, ठीक। तो इत्थम अस्माभिः तज्ज्ञातम्। अधुना वयम् एकं कथामाध्यमेन तत्र अव्ययभावसमासस्य अभ्यासं कुर्मः, ठीक। अधुना अधोलिखितकथायां भिन्नवर्णाक्षरपदानि चित्वा मंजूषायां तेषां विग्रहान् लिखामः, ठीक है। तो एक कथा है, कथा के माध्यम से हम जितने हमें ग्रीन वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, आपके अव्ययभाव समास के पद हैं, ठीक है। उन्हीं को हम छांट करके बाद में फिर क्या करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। एक अति दुष्टः बानरः आसीत्, एक बहुत दुष्ट बानर था। प्रतिदिनं सः यथाशक्ति वृक्षे स्थितान् पक्षिणः तुदति स्म। प्रतिदिन उसका एक काम था कि जितनी यथाशक्ति, जितनी उसके पास शक्ति थी, वृक्ष में रहने वाले सभी पक्षियों को प्रदान करता था। उपनीडम गत्वा तेषां श्रमस्य उपहासं करोति स्म। उस उपनीडम गत्वा, नीड से समीपम गत्वा, उनके घोंसलों के समीप जाकर के उनके श्रम का, परिश्रम का उपहास करता था। एक पक्षी अवदत्, एक पक्षी ने बोला, भोग किमर्थम उपहसति, क्यों हमारा उपहास उड़ाते हो। अनुवृष्टि नीडम एव अस्मान् रक्षति, अनुवृष्टि नीडम एव अस्मान् रक्षति। उन्होंने कहा कि जब वृष्टि होती है तो वृष्टि के पश्चात जो स्थिति बनती है वही, यही जो नीड है वो हमारी रक्षा करते हैं। वयम परिश्रमं कुर्मः निर्विघ्नं च जीवामः, ठीक है, हम परिश्रम करते हैं और इसलिए निर्विघ्न जीते हैं। वानरः साट्टहासम् अवदत्, बंदर जोर से हंस करके बोला, मूर्खा है यूयम, तुम लोग सब मूर्ख हो। अरे योगी नाम कुतः गृहम, यानी कि जो योगी लोग होते हैं उनका कहाँ घर होता है, उनका कोई ठिकाना थोड़ी होता है एक जगह। एवं कथयित्वा तेन दुष्टेन पक्षिणाम नीडानि भग्नानि, इस प्रकार से उसने क्या कहा, ये सभी पक्षियों के नीड यानी कि घोंसले नष्ट कर दिए। एक पक्षी अवतत, तब एक पक्षी ने कहा, योगिनः प्रतिजीवनम उपकारम एव कुर्वन्ति, यानी कि जो योगी होते हैं, तुमने कहा कि घर नहीं होता, तो लेकिन योगी तो जीवित का, यानी कि जो व्यक्ति है प्रत्येक व्यक्ति का उपकार ही करते हैं। किम इदम अनुरूपम साधुजन्य जनस्य, यानी कि क्या यह जो रूप तुमने दिखाया हमें, क्या यह साधु के योग्य है, अच्छा है। तो इस प्रकार से ये एक कथा थी। अब इसमें क्या है, समासः कस्मिन् अर्थे अस्ति इति पूर्व विचारणीयम। कस्मिन् अर्थे अस्ति, ठीक है, जैसे अर्थ कैसे जानेंगे हम, प्रति, यथा, अनु, उप, निर्विघ्न, निर, अनु, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि किस शब्द का कौन सा अर्थ है, ठीक है, वो हमने ऊपर पढ़े हैं। अब उसके आधार सबसे पहले ये देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, समस्त पदे पूर्व पदम किम इत्यपि दृष्टव्यम। समस्त पदे पूर्व पदम, यानी कि समस्त पद में जैसे अनुरूपम है, उसका पहला पद क्या है, कौन सा अव्यय है, ये भी देखना है। उसी आधार पर हम उसका विग्रह करेंगे। पूर्व पदम अव्ययम अस्ति चेत तस्य अव्ययस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति इति विचारं कृत्वा विग्रह वाक्यम लेखनीयम। वही बात है कि पहला पद कौन सा है और यदि वह अव्यय है तो अव्यय का उसका अर्थ क्या है, उसी आधार पर उसका विग्रह वाक्य लिखना चाहिए। आगे कहते हैं कि विग्रह वाक्य अव्यय पदम न दृश्यते, बिल्कुल नहीं दिखता है। अव्यय पदम केवलम समस्त पदे दृश्यते। देखो जैसे हम अगर अनुरूपम का विग्रह करेंगे तो रूपस्य योग्यम कहेंगे तो अनु तो कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन रूपस्य योग्यम, योग्य शब्द से हमने जाना कि योग्य का अर्थ किस अर्थ का होता है, अनु का अर्थ होता है, ठीक है। इसीलिए अनुरूपम ऐसा हम बनाएंगे जब उसका हम विग्रह से समस्त पद करेंगे। अब इसको वो देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कथा थी हमारे पास। अब समस्त पद और उसके विग्रह करेंगे। प्रतिदिनम पहला पद है, तो दिनम दिनम प्रति, यथाशक्ति दूसरा पद था, तो शक्तिम अनतिक्रम्य। तीसरा शब्द क्या है, उपनीडम, ठीक है, समीपार्थ है, तो नीडस्य समीपम। अनुवृष्टि ही, तो वृष्टि शब्द की पंचमी कर देंगे, षष्ठी, ठीक है। पश्चात अर्थ है, तो वृष्टि पश्चात, यानी कि वर्षा के बाद, ठीक है। निर्विघ्नम अभावार्थे, तो विघ्नस्य अभावः या विघ्नानाम अभावः, ठीक है। साट्टहासम, अट्टासेन सहितम भी हो सकता है, अट्टासेन सह भी हो सकता है, सह के योग में, ठीक है। साट्टह स उपसर्ग,
अनुरूपम रूपस्य योग्यम। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये विभिन्न अर्थों में हम लोगों ने क्या किया, अव्यय भाव समास को जाना। ठीक है, तो मुख्य रूप से जितने हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्रति, यथा, उप, अनु, निर, स, अनु इत्यादि, यही आपके महत्वपूर्ण क्या हैं, वो अव्यय पद हैं जिनके आधार पर हमें क्या करना है, अव्यय भाव समाज समझना है। ठीक है, और यही चीज़ें हमारी, यही 4-5 अव्यय पद हैं जो हमारे वहाँ पर क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम में भी हैं। ठीक है, तो लेकिन आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में जाएंगे, कॉपी में पेज पे जाने के बाद सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे, जैसे ये वाला है। ठीक है, ध्यातव्यम अव्यय भाव समास से पहला वाला। ठीक है, पूर्व पदम अव्यय भवति, अव्यय भाव समास समस्त पदम अव्ययम भवति, अव्यय भाव समास से समस्त पदस्य अन्ते। ठीक है, ये वाला तो लिखना नहीं है, लेकिन ये पहले दो वाले आपको लिखने हैं कॉपी में। ठीक, इसके अलावा ये तो आप पूरा लिखेंगे ही। ठीक, तो ये वाला पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव समास, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे यस्मिन् समासे पूर्व पदस्य प्रधानता भवति स अव्यय भाव समासः भवति यथा उदाहरणम। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे लिखेंगे और ये वाले लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं नीचे जो हमने एग्जाम्पल बताए वो आप सभी लिखेंगे। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। कल पुनः एक नए समास के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।